चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एलोट्रॉप्स। किसी भी एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स कहलाती हैं एलोट्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के जो मोस्ट पॉपुलर एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुल्लीन। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं डायमंड के बारे में। डायमंड का 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। हर कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ईच कार्बन इज sp3। ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 कार्बन एटम्स। 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखें। ड्यू टू 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्ड इन नेचर, क्योंकि काफ़ी सारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये डायमंड हो जाता है हार्ड। हार्डनेस होने के कारण से ये यूज़ किया जाता है एज ए एब्रेसिव। एब्रेसिव यानी कि पर्टिकुलर जो हार्ड सरफेस हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कटिंग टूल्स। कई बार ग्लास को काटने के लिए जो कटर होते हैं उन कटर में इसको डायमंड को यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें, इसका यूज़ किया जाता है हार्ड कटिंग टूल्स में। सेकेंड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और इस लेयर में हेक्सागोनल रिंग होती हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं। और ग्रेफाइट की खास बात यह है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, लेकिन थर्मली जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो डायमंड के कंपैरिजन में होती है कम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट का होता है डायमंड से ज़्यादा। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है sp2। और ग्रेफाइट में जो लेयर्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं वीक वांडरवाल फोर्स के थ्रू। लेयर्स आपस में वांडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं, तो ये लेयर एक दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और लेयर के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की वजह से ग्रेफाइट एज ए ड्राई लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ऐसी मशीनरी में जहां पर हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर जिन मशीनरी में है जहां पर आप ऑयल या लिक्विड लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर यूज किया जाता है ग्रेफाइट को एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। ये चीज ध्यान रखें। मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं लेयर में, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी टाइप का कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो डायमंड है वो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं ग्रेफाइट के लिए। ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन डायमंड नहीं कर सकता, ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है डायमंड से। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डायमंड की ज़्यादा होती है ग्रेफाइट से। कारण ये है यहाँ पर कि जो डायमंड है 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक एंड को अगर हीट कर दिया जाए तो टेम्परेचर का या हीट का जो कंडक्शन है वो एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली हो सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू हो रही है इसलिए। लेकिन जब ग्रेफाइट की बात की जाती है तो ग्रेफाइट में एक लेयर में तो कंडक्शन हो सकता है लेयर, लेकिन एक लेयर दूसरी लेयर के साथ वंडरवाल फोर्स के थ्रू कनेक्ट हुई है, तो उसमें टेम्परेचर का कंडक्शन उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना कि डायमंड में हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी जो है डायमंड की ज्यादा होती है ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट देखिए, लेयर्स इन ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज दीज लेयर्स आर कनेक्टेड थ्रू वीक वांडरवाल फोर्सेस, दस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये चीज ध्यान रखें कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी जो है ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में नंबर आता है डायमंड का, और डायमंड के बाद फिर नंबर आता है फुल्लीन का। अब हम डिस्कस करते हैं फुल्लीन के बारे में। फुल्लीन कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, और एवेपोरेशन जब किया जाता है ग्रेफाइट का इनर्ट एनवायरनमेंट में तब ये फॉर्म होता है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन फुल्लीन, बोथ टाइप्स ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट, पेंटागोनल एज वेल एज हेक्सागोनल रिंग। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि 2 टाइप की रिंग प्रेजेंट होती हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल, यानी 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड जो रिंग होती है वो केवल 6 मेंबर्ड रिंग के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों टाइप की रिंग के साथ कनेक्ट होती है। फुल्लीन में ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। साथ ही साथ में दिमाग में रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि अगर कोई CN फुल्लीन है तो CN फुल्लीन, N यहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स को, CN यानी एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो इस CN फुल्लीन में
नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग्स फिक्स होती है, ये होगी 12। ये चीज ध्यान रखेंगे, कैसा भी फुल्लीन हो CN टाइप का, यानी कार्बन कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंटागोनल रिंग उसमें 12 ही होंगी। लेकिन नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो होती हैं n/2 - 10, यानी ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। सपोज मान लीजिए मैं C60 की बात कर रहा हूं, तो अगर C60 फुल्लीन की बात की जाए, C60 फुल्लीन, इस फुल्लीन में ये पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो C60 फुल्लीन में पेंटागोनल रिंग कितनी होंगी? 12। लेकिन इसी C60 में अगर हेक्सागोनल रिंग निकाली जाए तो 60/2 यानी 30 - 10 = 20। तो C60 में पेंटागोनल रिंग 12 हैं और हेक्सागोनल जो रिंग्स हैं वो हो जाती हैं 20। तो इस फॉर्मूले से आप काउंट कर सकते हैं किसी भी फुल्लीन में, कोई भी फुल्लीन हो किसी भी टाइप का, नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ड्यू टू सॉकर लाइक स्ट्रक्चर C60 इज ऑल्सो नॉन एज बकमिंस्टर फुल्लीन। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फुल्लीन के बारे में। अब हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बेसिकली 3 टाइप के एलोट्रोप होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस की। व्हाइट फॉस्फोरस ये P4 यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक, ये बात दिमाग में रखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 60 डिग्री। नंबर ऑफ PP लिंकेज वो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल PP लिंकेज है वो है 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 PP लिंकेज इसमें प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड एंगल्स 60 डिग्री वाले होते हैं, टोटल 12। कैसे मालूम करें? फॉस्फोरस की नंबरिंग कर लें, P1 P2 P3 P4। P1 के रेस्पेक्ट में, यानी P1 को सेंटर पर रखते हुए, यानी बीच में ले लिया मैंने P1, तो ऐसे कितने एंगल बनाए जा सकते हैं तो वो देख सकते हैं आप। तो P2 P1 P3, P2 P1 P4, P3 P1 P4। तो ऐसे करके P1 के रेस्पेक्ट में आप टोटल 3 एंगल बना सकते हैं P1 के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ सेंटर पे P1 है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये P1 अगर है तो P2 P1 P3, P2 P1 P4, P3 P1 P4, यानी एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में आपको 3 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल मिलने हैं। टोटल आपके पास फॉस्फोरस हैं 4, तो 4 × 3 ये हो जाएंगे टोटल 12। तो ये चीज दिमाग में रखनी है यहाँ पर कि इस व्हाइट फॉस्फोरस में टोटल 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं 12। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव। ये बात आप जानते हैं यहाँ पे कि फॉस्फोरस जो है, इस फॉस्फोरस का एब्रेशन आता है sp3। sp3 एब्रेशन के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल आना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन आ कितना रहा है ये 60 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेट 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन यहाँ पे जनरेट हुआ है, और एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये मॉलिक्यूल हो जाता है हाईली रिएक्टिव, यानी ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करके कैसे भी करके अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने की कोशिश करेगा, और ये प्रॉपर्टी इसको बना देती है हाईली रिएक्टिव। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजिंग इनटू एयर। जब इसको एयर में रखा जाता है ये तुरंत एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है। एयर के साथ रिएक्शन इसकी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एयर का अमाउंट आपने लिमिटेड लिया है या एयर आपने लिए एक्सेस में। अगर एयर आपने लिमिटेड ली है तब तो बनता है P4O6, यानी फॉस्फोरस +3 का ऑक्साइड, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन को लिया है एक्सेस अमाउंट में, तो एक्सेस अमाउंट में लेने पर इसका जो हाइयर ऑक्साइड है यानी +5 में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो इन डार्क, यानी अंधेरे में चमकता रहता है व्हाइट फॉस्फोरस, और ऐसा होता है कि इसकी जो सरफेस है व्हाइट फॉस्फोरस की, उस व्हाइट फॉस्फोरस की सरफेस पर स्लो ऑक्सीडेशन होता रहता है एयर की वजह से, तो अंधेरे में ये चमकता रहता है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है केमिलुमिनेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ओल्ड टाइम पर इसको यूज किया जाता था होल्मसिग्लन में, ओल्ड टाइम पर, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट NaOH एंड प्रोड्यूसेस फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, जेईई में काफी क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं एफ प्रॉपर्टी पर। तो जब व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ की जाती है तो यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। फॉस्फोरस जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये फॉस्फोरस जाता है -3 एंड +1 में। तो एक तो प्रोडक्ट आपको मिलता है फॉस्फीन गैस जो कि पॉइजनस होती है, और साथ में आपको मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद डिस्कस करेंगे रेड फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को जब 573 केल्विन पर हीट किया जाता है तो बनता है रेड फॉस्फोरस। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को आप हीट करते हैं तो हीट करने पर इसका जो पीपी लिंकेज होता है वो ब्रेक हो जाता है। पीपी लिंकेज ब्रेक होने के कारण से इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका एंगल स्ट्रेन कुछ हद तक कम हो जाता है। तो एंगल स्ट्रेन कम होने की वजह से रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है बजाय व्हाइट फॉस्फोरस के। ये चीज दिमाग में रखें। दूसरी खास बात ये है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर, तो फॉस्फोरस का कोवलेंसी कंप्लीट होना है, तो इसकी कोवलेंसी कंप्लीट करने के लिए दूसरी P4 यूनिट इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर एक P4 यूनिट आके कनेक्ट हो जाती है और इस तरह से ये पूरा चेन चलता रहता है। तो ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है जहां पर P4 यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस। जब रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो हीट करने पर मिलता है आपको ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस की खास बात ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट होता है। फॉस्फोरस का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो व्हाइट, रेड, ब्लैक, कोई भी, सारे फॉर्म में एक फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट होता है, यानी हर फॉस्फोरस की कोवलेंसी होती है 3। हर फॉस्फोरस का एब्रेशन होता है sp3। तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेयर्ड स्ट्रक्चर है ब्लैक फॉस्फोरस। अब ये भी चीज सोचने वाली है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पर जब रेड फॉस्फोरस को हीट कर रहे हैं तो जो अंदर वाला बॉन्ड होता है ये PP बॉन्ड ये भी ब्रेक हो जाता है। तो ब्लैक फॉस्फोरस जो है इसमें एंगल स्ट्रेन होता है मिनिमम। तो फॉस्फोरस की तीनों फॉर्म में एंगल स्ट्रेन मिनिमम होने की वजह से ब्लैक फॉस्फोरस की स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा। तो थर्मोडायनेमिकली ब्लैक फॉस्फोरस सबसे स्टेबल फॉर्म होता है फॉस्फोरस का। इसके बाद फिर नंबर आता है रेड फॉस्फोरस का, इसके बाद फिर नंबर आता है व्हाइट फॉस्फोरस का। तो ये तो बात हुई स्टेबिलिटी की। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो जस्ट रिवर्स, व्हाइट फॉस्फोरस एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से हाईली रिएक्टिव, देन रेड फॉस्फोरस, देन नंबर आता है ब्लैक फॉस्फोरस का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट कुछ कॉमन चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर इसका दूसरा नाम है, बीटा सल्फर इसका दूसरा नाम होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। खास बात यह है कि दोनों टाइप के जो सल्फर होते हैं इसमें एसिड यूनिट प्रेजेंट होती हैं। एसिड यूनिट में क्राउन स्ट्रक्चर होता है एसिड यूनिट का। सल्फर इस तरह से जिगजैग पाथ में अरेंज होता है कि यहाँ पे सल्फर के जो लॉन पेयर रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो सके। दूसरी खास बात यहाँ पे कि हमने पढ़ा भी था कि बीबीटी में सल्फर के साथ में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, तो सल्फर को कोवलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और 2 बॉन्ड जब बनाएगा सल्फर तो इस तरह से बनाएगा कि उसकी लॉन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज हो। तो वो चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सल्फर 2 सल्फर के साथ यहाँ कनेक्टेड है अपना कोवलेंसी कंप्लीट करने के लिए। सल्फर का एक और फॉर्म पाया जाता है S6 अनस्टेबल फॉर्म होती है क्योंकि इस शेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन होता है ज्यादा, इसलिए ये अनस्टेबल फॉर्म है। स्टेबल फॉर्म होती है इसकी एसिड। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर 369 केल्विन टेम्परेचर पर आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अगर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आपने ले रखा है तब बनता है बीटा सल्फर, और अगर इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर आपने ले रखा है तो उस केस में मिलता है आपको अल्फा सल्फर। थर्मोडायनेमिकली रोम्बिक सल्फर सबसे स्टेबल फॉर्म होती है सल्फर की बजाय मोनोक्लिनिक के। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें, रोम्बिक सल्फर ग्रेटर देन मोनोक्लिनिक सल्फर। एलोट्रॉप से रिलेटेड कई और चीजें हैं जो आपको डिटेल में शीट में मिलेंगी, लेकिन ये वो पोर्शन हमने यहाँ पे कवर किया है जो कि जेईई में मोस्टली पूछा जाता है। तो एलोट्रॉप यहाँ हो जाता है कंप्लीट।